लास्ट लेक्चर में जो किया था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट बताया। प्लस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, माइनस आई इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो कार्बन चेन के अंदर नेगेटिव चार्ज एंटर कराता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यानी कि माइनस आई शो करने वाला ग्रुप है तो वो कार्बन चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचता है। उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा। रेजोनेंस में मैंने मेजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट के बताया। अगर मान लो बेंजीन रिंग है या फिर कोई भी कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन में या बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आ रहा होता है तो उसे हम माइनस आर या माइनस एम बोलते हैं। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ जा रहा होता है तो हम प्लस एम या प्लस आर बोलते हैं। तो अगर बेंजीन के, अगर इसको देखने का सिंपल तरीका मैंने बताया था, अगर बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो ओवरऑल तो समझ लेना कि प्लस एम है। अगर बेंजीन के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दिखे तो समझ लेना माइनस एम है। जो प्लस एम है वो ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल था और जो माइनस एम है वो मेटा एक्टिवेटिंग या मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल था। उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि मान लीजिए अगर कभी बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप, बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप है और उसके ऊपर लोन पेयर है, या बेंजीन से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप है उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमेशा क्या होगा बेटा, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा। और साथ ही साथ ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा, वो भी फॉर न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन अगर इसी बेंजीन के साथ जुड़े हुए किसी भी ग्रुप में मान लो कहीं पे ए के साथ कोई डबल बॉन्ड के साथ कोई बी लगा हुआ है और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऐसा कुछ है, तो उस टाइम पे ये डबल बॉन्ड ऐसे घूमता है, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस आता है। या तो इस टाइप का कोई ग्रुप लगा हो या सीधे इस बेंजीन के साथ ऐसा कोई ग्रुप ए है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा भी हो सकता है। इस टाइप का ग्रुप अगर इसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो हमेशा माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट शो करता है और उस केस में इलेक्ट्रोफाइल होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ये लास्ट लेक्चर हमने किया था। कुछ क्वेश्चन फटाफट पूछता हूँ और आप बताएंगे कि वो इलेक्ट्रोफाइल का के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। पहला क्वेश्चन, मैंने इसके साथ लगा दिया NO2, बताओ बेटा ऑर्थो पैरा या मेटा, क्या हो जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग। और माइनस एम या प्लस एम, माइनस एम, ठीक है। इसी बेंजीन के साथ मैंने जोड़ा NH2, अब बताओ, यहाँ पे NO2 था और यहाँ पे NH2, ये क्या है, प्लस एम, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो करेगा। इसी के साथ मैंने जोड़ दिया OCH3, अब बताओ बेटा प्लस एम या माइनस एम, प्लस एम, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर ये प्लस एम शो करेगा। इसी के साथ मैंने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OH, बताओ क्या होगा, माइनस एम शो करेगा, वेरी गुड। चलो इसी के साथ मैंने जोड़ दिया C डबल बॉन्ड OCH3, अब बताओ बेटा माइनस एम शो करेगा। चलो इसी के साथ मैंने लगाया NHCH3, अब बताओ बेटा कौन सा शो करेगा, लोन पेयर है इसके पास तो प्लस एम शो करेगा। चलो इसी के साथ मैंने लगा दिया NCH3CH3, कौन सा, प्लस एम शो करेगा। इसी के साथ मैं लगा सकता हूँ C डबल बॉन्ड OCH3, बताओ बेटा पहले लिखा हुआ है क्या, अब बताओ, अभी भी ये क्या शो करेगा, माइनस एम शो करेगा। Cl प्लस एम शो करेगा।
तो इस टाइप से कोई भी कंपाउंड अगर आपको नज़र आएगा तो आप समझ जाओगे कौन सा प्लस एम शो करेगा और कौन सा माइनस एम। जो भी प्लस एम शो करेगा या प्लस आर शो करेगा वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल नज़र आएगा। जो माइनस एम या माइनस आर शो करेगा वो मेटा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल नज़र आएगा। आगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में मैं एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा जिसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उस रिएक्शन में आपकी इन दोनों की मदद आपको चाहिए होगी। अगर आपने इन दोनों को अच्छे से समझ रखा है तो वो रिएक्शन पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जिस चैप्टर में वो 5 रिएक्शन ना पाए जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जो कि अभी आपने समझ लिया। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसके बारे में जानना भी बाकी है। तो पहले इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, देन हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन को ही नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जाना जाता है। इसमें बॉन्ड नहीं है, मतलब कोई बॉन्ड डबल बॉन्ड ना होने के बावजूद इसमें एक रेजोनेंस शो होता है, इसीलिए इसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। बेसिकली आपको हाइपर कॉन्जुगेशन समझना है तो आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन समझना होगा। सिर्फ क्या समझना होगा? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वही है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और इस कार्बन के साथ अभी मैं इस तरीके से 3 हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ। ये कार्बन जिसके ऊपर चार्ज है ये अभी किसी भी कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, इसे बोलते हैं मिथाइल कार्बोकैटायन। क्या बोलेंगे? कार्ब मतलब होता है कार्बन, कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। और या इसी का दूसरा नाम है कार्बन IUM आयन, यानी कि कार्बोनियम आयन। IUM कब लगता है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बोनियम आयन भी कहलाएगा। तो इसी को 2 नाम से जाना जाता है। पहला नाम है इसका कार्बोकैटायन और दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन। इन दोनों में से किसी भी नाम से इसको बुलाया जा सकता है जिसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे। अगर मैं इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जोड़ दूं, देखना बेटा, इस कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पे एक और कार्बन के साथ जोड़ दूंगी तो इसके बगल में जो कार्बन है, इसके बगल में जो कार्बन है उसको कौन सा कार्बन बोलेंगे? अल्फा कार्बन। तो बताओ इस टाइम पे इस वाले कार्बोनियम आयन में कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। चलिए यहाँ पे मैं एक और कार्बन के साथ इसको जोड़ देता हूँ और कुछ इस तरीके से। अब बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास? 6 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं एक और कार्बन इसके साथ जोड़ दूं, अब आप मुझे बताएंगे इस कार्बोकैटायन के ऊपर के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0 अल्फा हाइड्रोजन, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ये कहता है कि जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को उतना ज़्यादा बढ़ा देगा। सवाल है कैसे, आखिर क्यों बढ़ाएगा? उसका रीज़न देखते हैं। मैं सबसे पहले इस वाले कार्बोकैटायन को या कार्बोनियम आयन को लेके चलता हूँ। तो इस कार्बन के पास देखो 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं, इसके पास 1 हाइड्रोजन, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, ये कार्बोकैटायन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। देखो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और उसके बगल वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पड़ोसी का दुख देखा नहीं जाता अक्सर, इसलिए
ये हाइड्रोजन, ये वाला जो कार्बन है, अपने हाइड्रोजन को इस पर शिफ्ट करा करके इसके पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करता है। और इस उम्मीद में अगर ये पहला वाला हाइड्रोजन, मैं इनका नाम दे देता हूँ, ये पहला हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है और ये तीसरा हाइड्रोजन, जब पहला वाला हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो बताओ क्या बनेगा बेटा, इस वाले कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और दूसरे वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो क्या पॉजिटिव चार्ज फिर से एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है? क्या यहाँ पे रेजोनेंस हुआ? नहीं, रेजोनेंस नहीं हुआ, फिर भी पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ ड्यू टू ये जो हाइड्रोजन यानी से प्रोटॉन, ये प्रोटॉन के ट्रांसफ़र, सॉरी, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र होने की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है। अब एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ, ऐसे क्या दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन नहीं ट्रांसफ़र हो सकते? हो सकते हैं। बताओ इसके कितने चांसेस हैं हाइड्रोजन के ट्रांसफ़र होने के? 3 चांसेस है। तो बताओ इस वाले कार्बोकेटायन के पास 3 ऐसे चांस हैं कि वो अपने कार्बन जो पॉजिटिव चार्ज है उसको किसी दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। सेम इसी तरीके से आप मुझे बताएंगे इस कार्बोकेटायन के ऊपर कितने चांसेस है कि वो अपने पॉजिटिव चार्ज को किसी दूसरे को दे सकता है? 6 चांसेस हैं, 6 चांसेस हैं, 6 ऑप्शंस हैं वो अपने पॉजिटिव चार्ज को किसी और को देने के। और इस वाले कार्बन के पास 9 चांस है अपने पॉजिटिव चार्ज को किसी और को देने के लिए। तो जितना ज़्यादा चांसेस होगा कि आप अपने कर्ज को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो क्या उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होने के चांसेस होंगे। तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 9। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन, दैट मीन जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी किस बात से डिपेंड करेगी बेटा? नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बेसिकली है क्या? अल्फ़ा हाइड्रोजन का ट्रांसफ़र। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, बस सिंपल। अब अगर मैं आपसे कहूँ, यहीं पे सिंपली लिख देता हूँ स्टेबिलिटी। तो अगर मैं आपसे कहूँ स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा किसकी स्टेबिलिटी है? 3 डिग्री। अब डिग्री देख लो, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है उसे डिग्री बोलते हैं। तो ये कितनी डिग्री का हो गया? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितनी डिग्री के साथ है? यहाँ पे कितने कार्बन के साथ? 2। तो इसे क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन। जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जल्दी से मुझे बताइए कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करूँ, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? क्या 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? वेरी गुड। तो आपने कहा 3 डिग्री कार्बोकेटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, देन मिथाइल। ये मिथाइल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल होगा। क्या रीजन है बेटा? ड्यू टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। गुड। एक और जगहों पे इसका यूज किया जाता है, हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज एक और जगह पे किया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये तो पहला हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक और जगह मैं यहीं पे बता देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पता करने के लिए भी हाइपर कॉन्जुगेशन का यूज किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। स्टेबिलिटी सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि आखिर सर एक क्वेश्चन, मतलब कई बार ऐसा हुआ कुछ क्वेश्चन आया और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ। मैंने एक एल्कीन बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इस तरीके से मैंने इसके साथ H जोड़े। क्या अब यहाँ पे इस वाले डबल बॉन्ड के हिसाब से अल्फ़ा कार्बन देखा जाएगा? क्या इसके पास कोई भी अल्फ़ा कार्बन है? पिछली बार हमने किसके रिस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देखा? पॉजिटिव चार्ज। अभी हम क्या? कार्बोकेटायन के रिस्पेक्ट में। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? एल्कीन। तो किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? एल्कीन के रिस्पेक्ट में। ये डबल बॉन्ड, क्या इसके पास कोई भी ऐसा कार्बन है जिसे हम अल्फा कार्बन बोल सकते हैं? नहीं है। लेकिन सोचो जरा, इसी डबल बॉन्ड के साथ मैंने एक CH3 लगा दिया। अब क्या इसके पास अल्फा कार्बन है? कितने अल्फा कार्बन बेटा? 1 अल्फा कार्बन है। और टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? तो अगर मैं पूछूं कि हाउ मेनी हाइपर कॉन्जुगेशंस आर देयर, तो आंसर आएगा 3 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दूं, ये देखो H और H, तो कितने हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया? 6। अब आप कह सकते हैं सर H और H लिखने के कई तरीके हो सकते हैं। आप इस तरीके से लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से सुनना, या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना? लिख सकता हूँ या नहीं? या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से।
अब आपसे पूछा जाए कि इन सब में यहाँ से लेकर के यहाँ तक के हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं? 6। इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं और इसमें भी 6 हैं। मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। मैंने लिखा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3 और एक H इसके पास। सेम ऐसे एक और कार्बन लिखता हूँ, कार्बन CH3, CH3, CH3 और CH3। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, दैट मीन जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड के टूटने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे और स्टेबल होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब इस पूरे एल्कीन को आप देखिए और मुझे बताइए सबसे बेस्ट स्टेबल या सबसे अच्छा एल्कीन कौन है? इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन बताओ कितने हैं बेटा? 0। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 9। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं? 12। अब मैं स्टेबिलिटी लिखूँगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोने में इस तरफ, बस अभी बोल देता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। अब आप मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन कार्बन होगा? मैं नाम दे दूँ, ये A है, ये B है, C D E F G। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी बेटा? सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? G। बहुत अच्छे, मैंने G बोल दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे F, चलो लिख दिया। तीसरे नंबर पे आपके पास 3 ऑप्शन है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन 6 हैं। अब इसमें देखना, अब चूंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन तो सब में सेम है तो सबकी स्टेबिलिटी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि स्ट्रक्चर में रिपल्सन भी तो होगा। अब हमें 4th चैप्टर याद आ गया, क्या कि मॉलिक्यूल के बीच में रिपल्सन ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो बताओ सबसे कम रिपल्सन किस में होगा? क्या ट्रांस में होगा? सबसे कम रिपल्सन किस में होगा? ट्रांस में। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी? ओके, तो कौन है ये? ई। और उसके बाद रिपल्सन इन दोनों में बताओ किस में ज़्यादा होगा? ऊपर वाले में ज़्यादा होगा क्योंकि एक ही कार्बन में दोनों जुड़े हैं, और नीचे वाले में कम होगा। तो क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। और डी के बाद क्या होना चाहिए बेटा? सी होना चाहिए। उसके बाद तो आप समझ गए होंगे बी और ए। क्या ये बात क्लियर हुई? तो सबसे पहले आपने अगर एल्कीन की स्टेबिलिटी देखना है तो एल्कीन की स्टेबिलिटी को पता करने के लिए आपको सिर्फ क्या देखना होगा? नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। बेटा इसी को आगे चल के सेटजेफ रूल के नाम से आप जानोगे। हालांकि मैं कभी रूल का नाम किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं बताता। क्यों? क्योंकि आपको साइंटिस्ट ने क्या बताया इसे जानने से अच्छा आप खुद करो ना। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो साइंटिस्ट के नाम से नहीं पूछा जाएगा, वो रिएक्टेंट देगा, प्रोडक्ट पूछेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये प्रॉपर तरीका पता चल गया कि आखिर सेटजेफ ने क्या सोच करके ये रूल दिया था। तो उन्होंने क्या सोचा रहा होगा? रेजोनेंस, अल्फ़ा हाइड्रोजन सोचा होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस, और उसी बेस पे उन्होंने अपना एक रूल दे दिया। और रूल क्या था कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस दिखेंगे एल्कीन के पास, जितने नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दिखेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ये तो सिंपल है। बताओ इसके पास कितने एल्काइल? 1 2 3 4 ग्रुप है, और इसके पास 1 2 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 2 है। तो स्टेबिलिटी की देख के बता दो। लेकिन अगर इन सब में अगर कंपेयर करना हो तो क्या सेटजेफ रूल काम करेगा? नहीं। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि उन्होंने कहा जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे तीनों में तो एल्काइल ग्रुप आपके 2 हैं। अब बताओ स्टेबिलिटी। अब आपको अपना पुराना तरीका यूज करना होगा, कौन सा? रिपल्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा रिपल्सन होगा स्टेबिलिटी उतनी कम होगा। रिपल्सन कैसे पता चलेगा ज़्यादा होगा? जितने पास पास रहेंगे उतना ज़्यादा रिपल्सन होगा। क्या बात क्लियर हो गई? इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये जो 4 इफेक्ट हमने पढ़े हैं उसके एप्लीकेशन में सबसे पहला है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट
हमारा सबसे पहला टास्क है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट समझना। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट समझने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए आखिर ये इंटरमीडिएट होता क्या है। इस इंटरमीडिएट को समझने के लिए याद रखें, जब भी कभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाला होता है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कभी भी नहीं होता, पहले वो इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होगा और इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होने के बाद तब जाकर के कहीं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। जिसने इंटरमीडिएट समझ लिया रिएक्शन में करने प्रोडक्ट अपने आप उसे समझ में आ जाएगा। 3 टाइप के बेसिक इंटरमीडिएट हमारे सिलेबस में है, उसमें है कार्बोकैटायन, दूसरा है कार्बेन आयन और तीसरा है फ्री रेडिकल। ये 3 टाइप के इंटरमीडिएट हमारे सिलेबस में हैं। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने से पहले इंटरमीडिएट से होकर के गुजरना पड़ता है। अगर आपने इंटरमीडिएट को अच्छे से समझ लिया, इसकी स्टेबिलिटी को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसको ऐसे समझा देता हूँ। इंटरमीडिएट तक आने से पहले देखो, सबसे पहला टास्क क्या होता है, किसी भी रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है। ब्रेक करने के बाद फिर जाके एक नया बॉन्ड बनाया जाता है। तो बेटा अगर मुझे किसी भी रिएक्टेंट के बॉन्ड को ब्रेक करके एक नया बॉन्ड बनाना है तो ब्रेकअप और पैचअप के बीच में एक छोटी सी जगह होती है, एक थोड़ा सा स्टेट क्रिएट होता है। ब्रेकअप हुआ और पैचअप हुआ, उसके बीच वाला जो स्टेज होता है उसी को इंटरमीडिएट बोलते हैं। जिसने वो उतने टाइम में क्या हुआ ये समझ गया, वो रिएक्टेंट भी समझ जाएगा और प्रोडक्ट भी समझ जाएगा। बस वो थोड़ा सा जो एक फेज होता है ना, उसी फेज को समझना होता है। लेकिन अगर आप उसे समझ नहीं पाए तो यकीन मानो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। आपकी लाइफ है, आप उसे अच्छे से समझते हो। आप अपनी लाइफ में केमिस्ट्री देखने की कोशिश करो, सच में रियलाइज हो जाएगा, हाँ सच में ऐसा मेरे साथ हो रहा है तो केमिस्ट्री में भी हर जगह ऐसा ही हो रहा होगा। और इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये मैं हूँ, इसको ऐसे समझ लेते हैं। ये जो HA आपको दिख रहा है ये एक रिएक्टेंट है, ये HA आपको एक रिएक्टेंट के फॉर्म में दिख रहा है। उसमें ये ब्रेक होने वाला है और एक नई चीज़ फॉर्म होने वाली है। मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आ जाए। Cl है मान लो, ठीक है। ये रिएक्शन होने वाला है और ये इसमें कन्वर्ट होने वाला है। इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। अब आपने कहा सर मुझे रिएक्टेंट पता है, प्रोडक्ट भी पता है, रिएक्टिंग स्पीसीज भी पता हो गया। मान लो NaOH ये रिएक्टिंग स्पीसीज, आप सोडियम क्लोरीन को लेके गया और OH जाके उसके साथ जुड़ गया, ये एक रिएक्टिंग स्पीसीज पता है। लेकिन इसमें इंटरमीडिएट क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि भैया सोडियम जो है ना, ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के पास जाता है, क्लोरीन को लेकर के गायब हो जाता है। और जब ये क्लोरीन के पास जाएगा और क्लोरीन को लेके गायब हो जाएगा तो भैया आप कार्बन के पास क्या क्लोरीन है, नहीं। और उस केस में ये बॉन्ड जब टूटेगा इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस आएगा तो एक इंटरमीडिएट आपको नज़र आएगा। और वो कौन सा इंटरमीडिएट है, कार्बोकैटायन। तब जा करके उस कार्बोकैटायन पे कहीं OH माइनस आकर के अटैक करेगा और अटैक करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट नज़र आएगा और वो प्रोडक्ट होगा OH। आपने रिएक्टेंट देखा और आपने प्रोडक्ट देखा, किसी ने इस सिचुएशन पे ध्यान ही नहीं दिया। जिसने इस सिचुएशन पे ध्यान दिया उसका प्रोडक्ट अपने आप बनेगा। हमारा मेन कंसर्न क्या होगा, इंटरमीडिएट को समझना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए नहीं आती क्योंकि वो रिएक्टेंट और हमेशा प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपका सेकेंडरी टर्म, आपको सिर्फ ध्यान किस पे देना है, इंटरमीडिएट। ज़रा बताओ मुझे कि जब क्लोरीन इसके पास से चला गया तो एक कार्बोकैटायन बना, क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है या अनस्टेबल कार्बोकैटायन? अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया ये कैसा है, अनस्टेबल कार्बोकैटायन। कोई भी चीज़ किसी के जाने की वजह से अनस्टेबल हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ,
कि पहले वो स्टेबल रही होगी, तभी तो उसके जाने की वजह से अनस्टेबल हो। एक सुंदर कन्या मेरी गर्लफ्रेंड है और उसके जाने की वजह से मैं बहुत रो रहा हूँ, तो इसका मतलब हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो क्या मैं उसे जाने दूंगा? नहीं। जानू बाबू सोना बच्चा, बहुत सारे तरीके हैं, मैं कुछ करके उसे रोकने की कोशिश करूंगा, जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं स्टेबल हूँ उसके साथ। उसके जाने से मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मान लो उसके जाने के बाद मैं पार्टी कर रहा हूँ, अब बताओ क्या हुआ? इसका मतलब पहले अनस्टेबल था, मैं बहाना ढूंढ रहा था बस किसी तरीके से वो चली जाए लाइफ से, और बहाना मिल ही नहीं रहा था, अब तो मिल गया। तो अभी बताना, सिंपल सी बात, अगर मैं किसी भी इंटरमीडिएट को देखूंगा तो उसको देख के ये बता सकता हूं कि रिएक्टेंट कैसा है। अब बताना, इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टेंट, इंटरमीडिएट अनस्टेबल टू रिएक्टेंट, बस इतनी सी बात जाननी है। ये जान गए सब खत्म, पूरा ऑर्गेनिक आ गया। इतनी एक छोटी सी बात से पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको आ जाएंगे। आपने ये लिखा और एक नोट पॉइंट यहीं पे लिख लेना, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टेंट अनस्टेबल, और अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो रिएक्टेंट स्टेबल। लिखेंगे। तो स्टेबल रिएक्टेंट, तो इसका मतलब अनस्टेबल इंटरमीडिएट और अनस्टेबल रिएक्टेंट, तो स्टेबल इंटरमीडिएट। ये 2 पॉइंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में आपकी बहुत मदद करने वाली है। स्टेबल रिएक्टेंट, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, अनस्टेबल रिएक्टेंट, स्टेबल इंटरमीडिएट। अब बताओ, आप सुनो, सोचो जरा ध्यान से, क्या आप इंटरमीडिएट को स्टेबल देखना चाहते हो या अनस्टेबल देखना चाहते हो? सोच के बताओ, अपना दिमाग। आप क्या देखना चाहते हो? अनस्टेबल, यानी कि आप एक स्टेबल का बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हो। क्या आप किसी स्टेबल के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहोगे? नहीं। आप किसको ब्रेक करना चाहोगे? जो अनस्टेबल। तो इसका मतलब आप क्या देखना चाहते हो? इंटरमीडिएट को स्टेबल देखना चाहते हो। तो जब भी कभी आप इंटरमीडिएट की बात करोगे तो आप चाहोगे कि इंटरमीडिएट किसी तरीके से क्या बने? स्टेबल बने। क्यों? क्योंकि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बना, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल नहीं बना तो आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है? कौन सा रिएक्टेंट ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करना चाहेगा, जो अनस्टेबल है या जो स्टेबल? जो अनस्टेबल है। यानी कि अगर कोई रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो उसका इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। यस और नो? तो आपको अब क्या देखना है? रिएक्टेंट नहीं देखना है, क्या देखना है? इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट कैसा होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए? स्टेबल होना चाहिए। क्या बेटा? नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट पहले अनस्टेबल था, तो अनस्टेबल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो प्रोडक्ट भी स्टेबल बनेगा, और अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो प्रोडक्ट भी अनस्टेबल बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही? ये रिएक्टेंट के लिए था, अब प्रोडक्ट के लिए इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के। हाँ, नहीं, आप समझे नहीं। इंटरमीडिएट स्टेबल इस, देखो ये इंटरमीडिएट, यहाँ से लेके यहाँ तक रिएक्शंस होना, ठीक है? ये रिएक्टेंट कैसा है तो ये इंटरमीडिएट कैसा बना? इंटरमीडिएट रिएक्शन नहीं कर रहा, रिएक्शन कौन कर रहा है? रिएक्टेंट। तो कभी ये मत सोचना कि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों करेगा। इंटरमीडिएट तो रिएक्शन कर ही नहीं रहा, रिएक्शन कौन कर रहा है? इंटरमीडिएट तो एक सिचुएशन है। इंटरमीडिएट क्या है? एक सिचुएशन है। रिएक्टेंट कौन कर रहा? इंटरमीडिएट बताएगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो दैट मीन्स रिएक्टेंट अनस्टेबल है, इसका मतलब वो रिएक्शन
करेगा, इसलिए करेगा ताकि प्रोडक्ट स्टेबल बन सके। इससे सिंपल से ये बात पता चल गई कि अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट को कंपेयर करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट और प्रोडक्ट को कंपेयर करूंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बात क्लियर हो गई? एक नोट पॉइंट करके आखिरी में यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, तो आप लोग नहीं होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट is directly proportional to stability of product। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होगा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। और यही सेम चीज़ रिएक्टेंट के रिएक्टिविटी से होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट is directly proportional to reactivity of reactant। किसी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपको इंटरमीडिएट देखना आ गया तो आप सब सीख जाओगे, हालांकि वही बहुत दिक्कत होती है बच्चों को समझने में। इस तरफ वाला इरेज करूं, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमारा पहला एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी कि आप हमेशा याद रखें, आप हमेशा चाहोगे किसी भी तरीके से जो इंटरमीडिएट बना है वो इंटरमीडिएट स्टेबल हो, क्योंकि अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा और रिएक्शन होगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो स्टेबल बनेगा। और अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम होगी, वो रिएक्शन करना ही नहीं चाहेगा, तो जो भी प्रोडक्ट बना है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आसान है। अब आइए इसको ऐसे समझ लेते हैं। अगर मैं आपसे पहले सिंपली देखना बेटा, मैं स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में 3 इंटरमीडिएट बताया, कौन कौन सा? कार्बोकेटायन, कार्बेन आयन एंड फ्री रेडिकल। सबसे पहले कार्बोकेटायन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, अब देखते हैं। तो ये रहा कार्बन, इसके साथ एक H, इसके साथ एक H और इसके साथ एक H, ये पॉजिटिव चार्ज। हमने जितने भी इफेक्ट पढ़े हैं उन सारे इफेक्ट को एक जगह इंक्लूड करने वाला हूँ और उसकी स्टेबिलिटी समझने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट यूज करेंगे और उसकी स्टेबिलिटी को समझेंगे। बताना बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने यहाँ पे लिखा CH3, एक H, 2 H, और ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे लिखा CH3, C, CH3, H, ये रहा पॉजिटिव चार्ज। फिर से मैंने लिखा CH3, C, CH3, CH3 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसी कार्बन के ऊपर होना ये बताता है कि उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। भाई पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट करेगा? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है या ज़्यादा? कम है, कम है ना। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो क्या चाहेगा कि कोई ऐसा उसके साथ जुड़े जो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, यही तो चाहेगा। मैं गरीब हूँ तो मैं किसी ऐसे के साथ जुड़ना चाहूँगा जो अमीर हो, है ना, ताकि मेरी गरीबी दूर हो सके। तो यहाँ पर अगर ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन इन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ, क्या हाइड्रोजन इसे कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा? नहीं। तो क्या इसकी स्टेबिलिटी कम है? लेकिन ज़रा इसकी तरफ आओ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है, हाँ या ना। तो अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है बेटा, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया कार्बोकेटायन खुश हो गया। पुश करो खुश करो, सिंपल सा एक रूल। तो जैसे इसने CH3 ने इसको पुश किया, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई और उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, वो क्या हो गया? खुश हो गया। अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? ये वाला ज़्यादा स्टेबल। यहाँ पे पुश करने वाले कितने लोग हैं? अब 2 लोग पुश करेंगे तो ज़्यादा खुशी मिलेगी। यहाँ पे आपने कहा कि अब इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला। यहाँ पे बताओ
3 प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट 2, यहाँ पे कितने प्लस आई इफेक्ट 3, तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा वाला होगा जिसमें 3 प्लस आई इफेक्ट काम करें, हाँ या ना। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आपको 3 डिग्री की मिल गई, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये कितनी डिग्री 1 डिग्री, ये मिथाइल। आपसे अगर मैं पूछूं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, तो आप बताओ क्या बोलोगे बेटा, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल सबसे कम स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि मिथाइल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो बेचारा दुखी है, कोई तो हो जो इलेक्ट्रॉन दे उसे। तो इस तरीके से आप लोगों ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देख लिया। क्या सेम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने हाइपर कॉन्जुगेशन से भी देखा था, हाँ या ना। हाइपर कॉन्जुगेशन में भी पड़ोसी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी और इस वजह से हाइड्रोजन शिफ्ट हो रहा था उसके ऊपर, यही तो हो रहा था। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के शिफ्ट होने के चांसेस, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो रही थी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन सब में देख के बताओ सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन किसके पास है, 3 डिग्री के पास। तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी बेसिकली प्लस आई इफेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो बता रहा है प्लस आई इफेक्ट भी वही बताने की कोशिश कर रहा है। तो स्टेबिलिटी, अब अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर सेम ऐसे मैं क्वेश्चन लगा दूँ, यहाँ पे ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन दे दूँ, थोड़ा सा बस अंतर आया। इस बार मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया और यहाँ पे अब बताओ, मैंने एक Cl लगा दिया, फिर मैंने 2 Cl लगा दिए और अब मैंने 3 Cl लगा दिया। अब आपसे मैंने पूछ लिया कि आप मुझे इसकी स्टेबिलिटी बताओगे। अब Cl क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। एक तो बेचारे के पास पहले से इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दूसरे Cl ने इसको और खींच लिया, तो क्या इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा कमी हो गई? अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। यहाँ पे 2-2 लोग मिलकर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं और ज़्यादा दुखी हो रहा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी और कम हो गई। यहाँ पे बताओ, हाय 3 ही ऑप्शन थे, तीनों उसके इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले रहे हैं, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, अभी और दुखी हो गया। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो क्या इस बार डिग्री में लिखूंगा क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री? नहीं, डिग्री तब बनता है जब कार्बन से जुड़ा होता है। यहाँ पे कार्बन नहीं, क्लोरीन से जुड़ा हुआ। हर एक सी को देख के कार्बन मत समझना, ये क्लोरीन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है बेटा, फिर किसकी और फिर किसकी? तो अगर मैं एक लाइन लिख दूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन प्लस आई और माइनस आई में, तो बताओ कौन ज़्यादा स्टेबिलिटी प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या माइनस आई के? प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ना। तो मैं यहाँ पे एक प्यारा सा पॉइंट लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड क्या लिख दूँ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ये है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। आसान था? अगर आसान था तो मैं कुछ सवालों के जवाब जानना चाहूँगा आपसे। मैंने कहा मेरे पास ये फिर से वही सेम क्वेश्चन, कोई अंतर नहीं है, बस इस बार एक ज़रा सा अंतर मैंने ये लिख दिया कि हैलोजन चेंज कर दिया। इस बार मैंने हैलोजन क्या कर दिया बेटा, चेंज कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। मैंने हैलोजन चेंज कर दिया, सबसे पहले हाइड्रोजन है, फिर फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब मुझे बताओ माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा कौन है? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, देन क्लोरीन एंड देन ब्रोमीन। और आयोडीन तो बेचारा कभी कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही नहीं करता, उसका साइज ही इतना बड़ा है, इतना बड़ा साइज लेकर के वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ये माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर है जो मैंने अभी अभी लिखा है, माइनस आई इफेक्ट। अब इसको देख करके, इस माइनस आई इफेक्ट के ऑर्डर को देख करके आप बताओगे स्टेबिलिटी। बताओ बेटा सबसे ज़्यादा स्टेबल ए बी सी डी एंड डी, बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा? सबसे ज़्यादा स्टेबल ए या बी या सी या डी? ए सबसे ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई है ही नहीं, तो स्टेबिलिटी ए की सबसे ज़्यादा हो गई। अब इन सब में इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, तो विड्रॉ किया जा रहा है तो सबसे कम विड्रॉ कौन कर रहा है? ई। तो इसके बाद आया ई, और फिर बताओ डी, फिर सी, फिर
बी और फिर ए। आसान था क्वेश्चन। अच्छा ए दोबारा लिख दिया मैंने, गलती हो गई बेटा, माफ़ करना। ये बताता है कि मैं इंसान हूँ, ह्यूमन एरर। ठीक है, अगला सवाल फिर से हमारे सामने है और इस बार मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसका आंसर बहुत ही प्यार से देंगे। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। ये ए है, बी है, ये रहा सी और ये रहा डी। आपको स्टेबिलिटी बताना। कम ऑन यार, बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ए। क्या ए सबसे ज़्यादा स्टेबल हो? कितने लोग कह रहे हैं ए सबसे ज़्यादा स्टेबल? हाथ खड़ा करें। 1 2 3 3.5 4 5 6 7। कितने लोग कह रहे हैं डी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा? एक। क्या सोच के बोल रहे हो बेटा? नहीं बोलो। फ्लोरीन सबसे लास्ट में, बिल्कुल करेक्ट आंसर। पूरे क्लास में एक अकेला लड़का है जिसने इसको देख लिया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है, तो जितना कम विड्रॉ किया जाएगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ना। पहले एक आता है। ओहो हो, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? ए की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला कोई है ही नहीं। वेरी गुड, ए। आगे क्या होगा? डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग, डी फॉर डॉग। आगे सी और उसके बाद बी की स्टेबिलिटी सबसे कम क्यों हो गई? क्योंकि पास में है, वो पूरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, दुखी कर देगा उसको। दूर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा, इफेक्ट थोड़ा सा कम आ रहा है। इस तरीके से हमने कार्बोकेटायन के कुछ क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चन जैसे बन सकते थे मैंने बनाए और इसकी स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से दिखाया। अब मैं यही सेम चीज़ यूज करूँगा रेजोनेंस की तरीके से। ठीक है, आप नोट करें इसको। अभी जो मैंने आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताई उसमें मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन यूज किया और साथ ही साथ प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट यूज किया, और साथ ही साथ मैंने लिख भी दिया कि प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा होगा। एक और पॉइंट यहीं पे आप लिख सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन उतना कम होगा। और एक और पॉइंट आप यहीं पे लिख सकते हो कि हाइपर कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन उतना ज़्यादा होगा। एक लाइन और भी आप यहीं पे ऐड कर सकते हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। कई जगहों पे ये रूल काम नहीं करते हैं, देन उस टाइम पे आप हाइपर कॉन्जुगेशन को ही प्रीफर करोगे। ठीक है ना? ओके। आगे कुछ सवाल आपको हो सकता है पेपर में मिल जाएं या फिर बुक सॉल्व करते हुए मिल जाएं, तो उस टाइम पे अगर कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन प्रीफर करोगे। ठीक है ना बेटा? ओके, इसे इरेज करूँ अब, ये वाला हटा दूँ ताकि मुझे आसानी रहे। ये हटा देता हूँ इतना, है ना? अब मैं आपको रेजोनेंस के बेस पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, फिर से मैं यहाँ पे एक और लाइन लिख देता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, मतलब जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कोई भी कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसके सवाल आपके सामने रख रहा हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा बेंजीन, ये देखो, और इस बेंजीन के सामने एक H, 2 H और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये स्टेबल है या नहीं है। तो आप कहेंगे सबसे पहले ये देखो क्या पॉजिटिव चार्ज का ख़त्म होने का या कहीं घूमने के चांसेस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज के घूमने के चांसेस ज़्यादा होंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी।
सिंपल सी बात है। किसी एक के ऊपर आपने बोझ डाल दिया, बोझा, तो बेचारा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर वही बोझा टाइम टू टाइम डिवाइड होता चला जाए तो उसकी स्टेबिलिटी बनी रहेगी। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, मार्केट में मम्मी है, पापा है, भाई है, छोटी बहन है, सबसे छोटी बहन है, सभी लोग शॉपिंग करने गए हैं, सब ने अपना अपना सामान उठाया और सबसे छोटी जो बहन है उसको दे दिया। अब वो बेचारा सबका सामान बेचारी ले करके एकदम पूरे मॉल में घूम रही है, तो उससे हाईली अनस्टेबल होगा। अगर सभी लोग या तो थोड़ी देर के लिए वो पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए कोई और पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए कोई और पकड़ ले, तो स्टेबिलिटी आएगी ना। तो वही जो सामान का बोझा है वो थोड़ी देर के लिए किसी और के पास जाने लगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए, तो स्टेबिलिटी आ जाएगी। जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। अब मेरी बहन की बात अलग है, वो तो फेंक के चली आएगी वहीं पे कि मैं नहीं ले जा रही, तुम्हारी बहन ऐसी है। तो बहनों की कहानियाँ ऐसी होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के साथ एक H, 2 H और ये रहा बेंजीन। मुझे ये पता करना है क्या ये पॉजिटिव चार्ज सिर्फ उसी कार्बन के ऊपर रह सकता है या कहीं और घूम सकता है। तो घूम सकता है कैसे? रेजोनेंस से। बताओ कैसे? ये वाला डबल बॉन्ड अगर मैं इधर घुमा दिया, जैसे मैंने ये वाला डबल बॉन्ड इधर घुमाया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, नेगेटिव यहाँ पे आया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर के क्या बना लेगा बेटा? बॉन्ड बना लेगा। और जैसे ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के साथ मिलकर बॉन्ड बनाएगा, ये रहा कार्बन और ये रहा। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ आ गया? मस्त घूमने के लिए यहाँ पहुँच गया। तो क्या ये कार्बन स्टेबल हुआ या नहीं? क्या ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया? अब इसका पॉजिटिव चार्ज गायब है, ये स्टेबल हो गया। अब ये वाला कार्बन स्टेबल हो गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये डबल बॉन्ड फिर से घूमेगा, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बनाया, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ पे आ गया, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड के साथ C, एक H यहाँ पे है और एक H यहाँ पे है। अब बताओ क्या ये स्टेबिलिटी फिर से बढ़ गई? अभी कौन सा कार्बन अनस्टेबल हो गया? ये वाला। तो ये वाला डबल बॉन्ड ने उसकी मदद की, ये डबल बॉन्ड यहाँ घूमा और जैसे ये यहाँ घूमा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस प्लस मिलके बॉन्ड बनाए और इस तरीके से आपकी एक स्टेबिलिटी क्रिएट हुई इसकी। ये स्टेबल हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चलाया, डबल बॉन्ड CH और H। फिर एट द एंड जहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज आया था वापस वहीं पे चला गया। कैसे चला गया? ऐसे, यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस आया और फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पहुँच गया। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँचा तो उस पॉजिटिव चार्ज ने थोड़ा सा तहलका तो मचाया था। बताओ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। तो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी अपनी जगह, यहाँ से यहाँ जाना, 1, 2, 3 और 4 ऐसी जगह है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जा करके घूम के आ सकता है, तो उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। लेकिन सोचो जरा, अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहीं पर इसी पॉजिटिव चार्ज के साथ एक CH3 जोड़ दूं और एक बेंजीन तो है ही बेटा, क्या अब एक तो पॉजिटिव चार्ज बेंजीन में जा रहा है और दूसरे इस पॉजिटिव चार्ज की मदद करने के लिए 3 हाइपर कॉन्जुगेशन भी हैं। तो क्या इसकी, अब इन दोनों में कंपेयर करो, बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गई है ना। ओके गुड। अभी 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अगर मैंने ये कह दिया कि ये बेंजीन के साथ 2 कार्बन जोड़ दिया कुछ इस तरीके से और इन कार्बन का अपना अपना हाइड्रोजन है और फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब बताओ क्या स्टेबिलिटी थोड़ी और बढ़ गई? अब मैं इन तीनों में कंपेयर करूँ, बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? थर्ड वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल है। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट रुको, अभी भागो मत। मैंने कहा कि मेरे पास बेंजीन है और इसके साथ मैंने एक H लगाया है और ये जो H की जगह मैं ये लगा देता हूँ। अब बताओ क्या अब स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई? हाँ, क्यों? क्योंकि भैया पहले तो 3 जगहों पे घूम रहा था, अभी तो 6 जगहों पे घूमेगा, इधर भी 3 और इधर भी 3, तो स्टेबिलिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ी? अच्छा रुको, अगर मैंने इसी कार्बन पे इस तरीके से 3 बेंजीन लगा दिया, क्या अब स्टेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी बेटा? हाँ या ना? मस्त। स्टेबल करने का हमारे पास बहुत सारे तरीके, बशर्ते हमें बस ये करना है
कि कोई ऐसा ग्रुप उसके साथ जोड़ना है जो या तो उसे इलेक्ट्रॉन दे सके या तो उसके पॉजिटिव चार्ज को घुमा सके, बस इतनी सी बात। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कौन होता है? प्लस आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस और ये सिंपल रेजोनेंस। ये तीन ऐसी चीज़ हैं जो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। एक बार इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और क्या लिख दूं बेटा? मैं लिख दिया, लिखना क्या है? लिख दिया। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की उतनी ज़्यादा होगी। नोट करें इसे। ठीक, साइड वाली जो है उधर भी 3 हो सकते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन। हाँ, इधर 3 हाइपर कॉन्जुगेशन, उधर भी 3 जगह हो सकते 3 रेजोनेंस, एक रेजोनेंस इधर, एक 3, 6 रेजोनेंस हैं। थर्ड वाले में इससे। हाँ ठीक है। साइड में जो रिंग लगी हुई है उसमें 3 जगह हो सकता है प्लस चार्ज, दोनों सेम ही हो जाएंगे। नहीं, ये हाइपर कॉन्जुगेशन है और ये रेजोनेंस, तो इसका इफेक्ट इस केस में ज़्यादा है। अभी तक हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बशर्ते अभी तक हम लोगों ने हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस यूज किया था, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट यूज किया था। अब हम रेजोनेंस यूज कर रहे हैं। साइड हो जाओ बेटा, हो गया। लो, देखो बेटा, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल कंपाउंड बनेगा, मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहा हूँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टेबल सबसे पहले लिखूंगा और उसके बाद कम होती चली जाएगी स्टेबिलिटी। तो मैंने लिखा कार्बन और कार्बन के साथ लिखा फिनाइल। फिनाइल जानते हो क्या लिखा? बेंजीन। और यहाँ पे भी मैंने लिखा फिनाइल और यहाँ पे भी लिखा मैंने फिनाइल और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, ध्यान से सुनते जाना, बहुत दिक्कत होने वाली नहीं तो। और उसके बाद इस फिनाइल के साथ अगर मैं एक फिनाइल हटा दिया तो एक एल्काइल ग्रुप मुझे लगाना पड़ेगा, तो जाके इसकी स्टेबिलिटी होगी। उसके बाद अगर मैं एक फिनाइल और हटा दूं, देखना, एक फिनाइल और हटा दूं और एक और CH3 लगा दूं, तो इसकी स्टेबिलिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं चाहूं तो एक और CH3 यहाँ से हटा दूं और एक फिनाइल लगाऊं, तो इसकी स्टेबिलिटी आएगी। इसके बाद अगला जो नंबर आएगा वो होगा कि मैं 3 CH3 लगाऊं, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके बाद का जो नंबर आएगा वो होगा फिनाइल और इसके साथ एक H। फिर जो स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी CH3C CH3H की, यानी कि सेकेंड डिग्री। और फिर जो स्टेबिलिटी आएगी वो CH3C HH पॉजिटिव की, और फिर आएगी स्टेबिलिटी HCHH पॉजिटिव चार्ज की। ये है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एक जगहों पे जो बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अक्सर गलती होती है बच्चों से, वो ये है, मैं लिख देता हूँ। अक्सर बच्चों से गलती होती है, थोड़ी सी गलतफहमी, पहली बार पढ़ा रहे किसी जूनियर टीचर को भी ये गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह नहीं मिलेगा, सारी बुक में ये नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो 90% बच्चों को गलतफहमी हो जाती है कि ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है, बट नहीं है। 9 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। देख लेना, मैंने कहाँ लिखा है, ये और ये, पहले मैंने इसको लिखा फिर जाके इसको लिखा, इसलिए इन दोनों में किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? 3 डिग्री की, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के लिखेंगे क्योंकि ये अक्सर बुक में दिया नहीं गया होता, तो इसलिए दिक्कतें आती हैं। क्या बेटा? बताया तो 9 हाइपर कॉन्जुगेशन एंड 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अंतर है दोनों में। तो यहाँ पे लेकिन अगर हाइपर कॉन्जुगेशन और कम कर दो, मतलब यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा,
6 हाइपर कॉन्जुगेशन, तो मैंने यहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा बताई। 9 बहुत अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। जहाँ जहाँ पे पीएच दिख रहा है समझ लेना ये लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप। इसे फिनाइल बोल सकते हैं, अराइल बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो जहाँ जहाँ पीएच दिख रहा है, एआर भी लिखा हुआ नज़र आ सकता है। हो सकता है किसी बुक ने एआर लिखा हो। एआर का मतलब अराइल, पीएच का मतलब फिनाइल। चलो अब इसे इरेज कर दूं बेटा अब ना, ठीक। अब एक छोटा सा पॉइंट जो लगे हाथ इसी टाइम पे कर लेते हैं। सोचो, जो अभी मैंने रेजोनेंस बताया, उस रेजोनेंस में 2 टाइप के रेजोनेंस होते हैं, एक तो प्लस आर और एक माइनस आर, यानी कि एक प्लस एम और एक माइनस एम। अब सवाल है कि प्लस एम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी या माइनस एम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बताओ कौन एक कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन का मतलब उसके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उसे कौन सा ग्रुप चाहिए, जो उससे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे या जो उससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। जो उसे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे, ऐसा ही तो ग्रुप चाहिए होगा। तो कौन इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, प्लस एम वाला या माइनस एम वाला? प्लस एम। तो बताओ अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन लिखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखूं, प्लस एम या माइनस एम? तो सब लिख दूं प्लस एम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एट द एंड जो लिख रहा हूं, जब भी कभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना हो और फ्री रेडिकल देखना हो, ये फाइनल टच है। जब भी कभी कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखना हो तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो प्लस एम की वजह से होगा, देन प्लस आई की वजह से, देन आएगा हाइब्रिड हाइड्रोजन, और फिर ये हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं, दिस इज हाइड्रोजन, एंड फिर आएगा माइनस आई, और फिर आएगा माइनस एम। ये किसी भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। अगर एक ऐसा क्वेश्चन आए जिस क्वेश्चन में सारी ग्रुप प्रेजेंट हो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, प्लस एम, देन प्लस आई, देन हाइड्रोजन, देन माइनस आई एंड माइनस एम की स्टेबिलिटी। ठीक है, पहले मैं एक करके एक दो क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर आगे आपको समझ में आएगा। मैंने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया कि मान लो ये रहा बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ एक कार्बन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, इस कार्बन के साथ एक पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दिया, और इसी पैरा पोजीशन पे मैंने एक OH ग्रुप लगा दिया। इसी पैरा पोजीशन पे मैंने एक हैलोजन ग्रुप लगा दिया, और इसी पैरा पोजीशन पे मैंने एक CH3 लगा दिया। अब मैं चाहता हूं कि आपको इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन को ढूंढना है। OH क्यों? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, क्लियर है ना? तो बेटा OH की वजह से कौन सा इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट। ये चाहता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करना या बढ़ाना, बताओ। ये बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो जाने अनजाने में कार्बन के पास तब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, तो उसकी भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा इधर बताओ, ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम। और अगर ये माइनस एम इफेक्ट है तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेगा। अगर ये बेंजीन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, बेंजीन उसी के बदले कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यही तो होगा। तो इस वजह से स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अब बताओ ये Br कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई। तो माइनस आई इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ही तो करता है। माना कि ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पा रहा है इसकी जैसा, क्योंकि ये तो पूरा निकाल ले रहा है, ये बस खींचता है। तो इसलिए इन दोनों में अगर इफेक्ट देखा जाए तो ज़्यादा इफेक्ट किसका आता है, इसका ज़्यादा इफेक्ट आता है, इसका कम। अब बताओ ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट। अब आपको सबसे ज़्यादा मैं लिखूंगा A, B, C, D और E। बताओ फटाक से बेटा स्टेबिलिटी कौन सा है, C सबसे ज़्यादा, उसके बाद E कहाँ पे है,
लास्ट में ई है, उसके बाद ए, उसके बाद ए मतलब ये हाइड्रोजन है ए, उसके बाद डी फॉर डॉग, ठीक है, और सबसे कम कौन होगा, बी फॉर बॉय। तो ये है आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर। उल्टा लिख दिया, हाँ बोल बेटा, हो सकता है गलती हो गई हो, बताइए। सबसे ज़्यादा मैंने सी प्लस एम इफेक्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद है सी, उसके बाद प्लस आई, कहाँ प्लस एम, ओहो गलती होगी, गलती होगी, ये गलती होगी, गलती, ये माइनस है, गलती होगी। हाँ। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सी, ये रहा, उसके बाद ई कौन सा है, ये प्लस आई इफेक्ट है, उसके बाद ए यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, उसके बाद माइनस आई इफेक्ट कौन सा है, बी आर, और उसके बाद है आखिरी में माइनस एम, नहीं बी आर। हाँ एक और बात, इन्होंने बहुत ही प्यारा सवाल पूछा है कि सर बी आर तो प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है, हाँ करता है, लेकिन बी आर प्लस एम इफेक्ट तब शो करता है, या कोई भी हेलोजन, याद रखें कोई भी हेलोजन प्लस एम इफेक्ट तब शो करेगा जब कोई अटैकिंग रिएजेंट उसके आसपास आए, अदरवाइज कभी भी वो प्लस एम इफेक्ट शो नहीं कर सकता। अभी यहाँ पे हमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्टेबिलिटी का इफेक्ट दे रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे अभी कोई इफेक्ट, कोई अटैकिंग रिएजेंट नहीं आ रहा है, इस केस में हम सिर्फ हेलोजन को माइनस आई शो करेंगे, ठीक है। जब कोई रिएक्शन हो रहा होगा तो रिएक्शन के दौरान अटैकिंग रिएजेंट आएगा, अब अटैकिंग रिएजेंट आने की वजह से हेलोजन का लोन पेयर एक्टिव हो जाएगा, फिर जाके वो प्लस एम इफेक्ट शो करने लगेगा, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, इसमें बहुत गलतियाँ होती है बच्चों से। और आपको इसमें गलती होगी, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है तो आप गलती करोगे। सोचो यही OH ग्रुप अगर मैं इस पैरा की जगह मेटा पे लगा देता, जस्ट इमेजिन, यही OH ग्रुप मैं पैरा के बजाय किस पे लगा दूं, मेटा पे, तो क्या होगा, क्या प्लस एम इफेक्ट शो होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मेटा है। बताओ ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से घूमता है तो कौन कौन से पोजीशन पे जाता है, पे ऑर्थो पे जाता है और पैरा पे, तो यानी कि ऑर्थो और पैरा पे जब आप कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाओगे तो ठीक है, लेकिन मेटा पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाया तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं कर पाएगा, कर पाएगा क्या, नहीं। तो उस केस में कोई भी प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप, कोई भी प्लस एम इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पे लग गया तो वो प्लस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। नोट करके 3 स्टार बनाएंगे और नोट करके ये पॉइंट लिखेंगे। इफ एनी प्लस एम ग्रुप, if any plus m group attached at meta position, if any plus m group attached at meta position, then it will show minus m effect, then it will show minus I effect, then it will show minus I effect। अब एक छोटा सा सवाल फिर से कर लेता हूँ इसके ऊपर। A, B, C, मैं चाहता हूँ आप इसकी स्टेबिलिटी बताओ। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? बी, वेरी गुड। उसके बाद ए, शाबाश। और उसके बाद क्यों? क्योंकि ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है और ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये तो हाइड्रोजन है ही है, तो अब फिर से वही आपने लगा दिया, सबसे ज़्यादा प्लस एम, फिर हाइड्रोजन, फिर माइनस एम, बी, ए, सी। क्या बेटा? हाँ, प्लस एम है तो ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तभी तो लोन पेयर है, और वो हमेशा माइनस एम से माइनस आई शो करेगा। क्या ये बात सबको अच्छे से क्लियर हो गई ना बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? इस तरीके से फाइनली आपने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख लिया।
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन ये रहा आपके सामने, मैं अभी हटाया नहीं हूँ इसको। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। Stability of carbocation is directly proportional to hyperconjugation. This is directly proportional to number of resonating structure. This is directly proportional to plus m and inversely proportional to minus m effect. एक ही स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन, और एक बात याद रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हो चाहे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, दोनों बातें सेम होती हैं। डिट्टो कॉपी पेस्ट फ्री रेडिकल के लिए भी होगा। क्यों होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय।